की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी भाई सबसे बड़ी उसकी खसूसियत ये है कि वो लोग बहुत ही अमीर है अपने काम की बात, और दूसरी अहम बात ये है कि वो बेज़रर है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये जो तुम हर वक्त घर के काम करती रहती हो, आई रियली डोंट लाइक इट। फिर तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। अबू, अबू। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। आंटी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर तो लग रहा है कि अंकल का बिजनेस हर साल प्रॉफिट में जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्हें कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ी और उन्होंने कर्जा क्यों लिया। बेटा, ये फाइलें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में मेरे पास रखवा दी थी। सारे मामला तो उनकी डेथ के बाद खराब हुए। वही बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कंफ्यूज कर रही है कि उनके इंतकाल के बाद आप लोगों ने जो कर्जा वापस किया, किसको किया, क्यों किया, जबकि मेरे ख्याल से तो उन्हें कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। क्योंकि अगर वो कर्जा लेते तो उसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जवाब कुछ तो होता, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है शहीर ये सारी बातें दूसरे कागजात में हो, क्योंकि नदीम भाई ने ना मुझे कोई भी फाइल नहीं दी और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए थे। उसके बाद ना मैंने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने उनके हवाले कर दी थी। नहीं तो फिर चचा जान ने आपसे क्या कहा? नदीम भाई ने तो मुझे ये कहा था कि कारोबार में नुकसान हो गया है तो उसकी वजह से शोरूम बेचना पड़ेगा, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। फिर उन पैसों का क्या किया आपने? उन पैसों का फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि वो कोई बिजनेस कर रहे, तो मैंने वो पैसे उनको दे दिए। फिर वो पैसे भी डूब गए। Auntie, it's very confusing. We have to get back to this. Although I know कि इस बात को बहुत अच्छा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी हमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिपोर्ट्स निकालनी होगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर अंकल के बिजनेस के साथ हुआ क्या, आखिर हकीकत क्या है। मैंने तो सब कुछ नदीम भाई पे छोड़ दिया था, ना ही उनसे कोई सवाल किया, ना ही शिकवा। बस उन्होंने कहा कि कारोबार में नुकसान हो गया। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे रहने को ये जगह दे दी, तो मैं मज़ीद उनके एहसान तले दबती चली गई। बेटा, आंटी, घर की बात तो बाद में होगी ना, पहले मुझे बिजनेस के बारे में जानना है कि बिजनेस के साथ क्या हुआ और किसने किया। आई मीन, कौन सा कर्जा, कैसा कर्जा? कोई कर्जा नहीं लिया, फिर भी आप लोगों ने उनके जाने के बाद कर्जा दिया, किसको दिया? इट्स टोटली कंफ्यूजिंग, बट मैं ये सब जान के रहूँगा। आई हैव टू गेट टू नो। मैं क्या कहती, किसके पास जाती? मैंने तो सिर्फ नदीम भाई पे अंधा एतमाद किया था। बेटा, उन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे साथ, तो They must be something. कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। अम्मी, मैंने अब्बू को खो दिए, मैं ताया अब्बू को नहीं खो सकती। उनके सिवा हमारा है ही कौन? हाँ हाँ, भाई साहब हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा से रहेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। वसी, देखो तुम समझाओ ना इसे। समिया,
हौसला करो, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, अब वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, वसी को देखो कितने हौसले से काम कर रहा है। तुम उसका हौसला बढ़ाओ, ना कि तुम उसे कमजोर कर रही हो। अभी मैं क्या करूं? अब्बू के जाने के बाद मेरा दिल बहुत डर सा गया है। तुम डरो मत, बस दुआ करो, देखना अल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दे, है ना वसी? अच्छा वसी बेटा, ये बताओ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं और ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर्स तो तब से ऑपरेशन थिएटर में ही है। बस इतना पता है कि उनका ब्रेन डैमेज हुआ है। ब्रेन? अब्बू शहीद वाले पेपर्स पे साइन कर रहे थे, कि अचानक कोलैप्स कर गए। तो पेपर्स पे साइन कर दिए थे उन्होंने? नहीं, पेपर साइन करने से पहले ही अब्बू को मैं तो तुम्हें पहले ही इससे बताना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुंच जाएं। मैंने कई बार सोचा भी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। और आपने तब हिम्मत की जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इसमें मेरा क्या कसूर? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ बताने का, कुछ कहने का। अब्बू ने अचानक से मेरी शादी का फैसला कर लिया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा, मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने अब्बू के आगे हार मानी। जब आपने हार मान ली थी तो आपने सब कुछ क्यों कहा? हार तो मैंने तब मान ली थी ना, जब मैंने ये सोच लिया था कि हाँ मैं समिया से शादी कर लूँगा। लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं समिया से शादी नहीं करूँगा। और ये भी फैसला कर लिया था कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। आप इन सारी बातों का पहले भी इजहार कर चुके हैं कि जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो खुशकिस्मत नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में समिया आ जाए। और आपने इसकी वजह से मेरे साथ इतना बुरा किया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ बुरा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। देखो रायमा, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर मैं उस वक्त ये सब ना करता तो तुम्हें क्या लगता? चची जान और समिया तुम्हारी जान छोड़ देती? कभी भी नहीं। तुम अच्छी तरह से उन्हें जानती हो। मैं उनकी बातें फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन फहीम अंकल और अम्मी की नजरों में जो मैंने अपने लिए नफरत देखी वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन अब तो आंटी भी खुश हो गई है ना, और आई फील कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। आपने तो उनके ऊपर जादू कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी आपके साथ इतना अच्छा रवैया करेंगी। एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, मेरा जादू है, किसी पे भी चल जाता है। रायमा, मुझे अंदाजा है कि मेरी वजह से तुम्हें अब्बू और आंटी की कितनी बातें सुननी पड़ी, उनका कितना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा, और इन सब के लिए मैं शर्मिंदा। जो हो गया सो हो गया, अब आप शर्मिंदगी छोड़ते हैं। खैर, शर्मिंदगी तो मैं तभी छोड़ूंगा जब मैं तुम्हारे कदमों में खुशियां भर पाऊंगा। खुशियों की जगह पता नहीं बल्कि दिल में होती है। मेरा काम तो बस अब तुम्हारे लिए खुशियां जमा करना है, उन्हें सजाना तुम्हारा काम।
वैसे राइमा, मैंने सोचा था कि ये सब होने के बाद शायद अबू मुझे माफ़ कर देंगे, या कम से कम मेरी बात तो सुनेंगे, लेकिन उन्होंने तो चची जान के लगाए हुए इल्ज़ाम पर भरोसा कर लिया। आपको वहां से नहीं जाना चाहिए था शहीद। अंकल से बात करनी चाहिए थी। आपने वहां से जाकर अपने साथ जुड़े हुए सारे को खो दिए। अबू मुझे कोई हक दे ना दे, कम से कम मुझे इतना वक्त तो देते कि मैं अबू को उन लोगों का प्लान बता देता, फिर मुझे कोई दुख ना होता। अबू ने तो फौरन ही शादी का फैसला कर लिया और उसके बाद वैसे ही मुझे खुद से अलग करने का ऐलान भी। ये सारे फैसले अंकल से करवाए जा रहे हैं, उनके गुस्से को इस्तेमाल करके। पर मेरे अलग होने के बाद तो उन लोगों के लिए ये काम मजीद आसान हो जाएगा। आपके माने में सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि समिया वसी की बीवी बन चुकी है। जो सारी चीजें उन्हें धोखे से हासिल करनी थी, उन सारी चीजों पर अब समिया का हक है। राइमा, मेरे जाने के बाद तुम्हें अब्बू से बात करनी चाहिए थी ना, उसको कम से कम तुम्हारी बात तो सुन ही लेते। नहीं शहीद, अंकल जिस तकलीफ से गुजर रहे थे वो किसी की बात नहीं सुन सकते थे उस वक्त। वो सिर्फ आपके मुंतज़िर थे। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आपको अपनी ये गलती सुधारनी है। जिस तरह अंकल और वसी समिया मुमानी की बातों में आ रहे हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। और सिर्फ अरबाज के बाहर निकलने की देर है, उनका प्लान शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारे ख्याल से अब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? पहले आपको अंकल को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आपको सिर्फ उनसे मोहब्बत है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। अगर आपने मुमानी और समिया के बारे में उनसे बात की तो उन्हें लगेगा कि आप ये सब कुछ अपने हक के लिए कर रहे हैं। खैर, अब्बू को इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे दिल में उनके लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है। ये सब उनको पता था, लेकिन अब वो सिर्फ ये बात जानते हैं कि आपने उनके फैसले के खिलाफ जाकर उनके खानदान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आपने जितनी जल्दी सब कुछ खोया है, अब उसे वापस हासिल करने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना होगा। अच्छा सुनो, मैं अभी अब्बू को चेक वापस करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे ख्याल से अभी मुझे उनसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ उनसे ये कहेंगे कि मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत चाहिए, मुझे दौलत से कोई गर्ज नहीं। और उन्हें जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो आप उनके साथ होंगे। मैं ये सिर्फ कहूँगा नहीं, बल्कि ये साबित भी करूँ, क्योंकि मैं वाकई उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव हिम सो मच। लेकिन अब मुझे कोई दूसरी जॉब भी करनी है ताकि उन्हें प्रैक्टिकली भी अंदाज़ा हो सके कि मैं उनके बिजनेस या उनके पैसों के पीछे नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप मुमानी और समिया से भी अलग हो सकेंगे और जो आपको चाहिए ना वो आप पा सकेंगे। बस यार दुआ करो कि मुझे जल्दी से कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप नियत अच्छी रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुदा आपकी मदद करेगा। मैं कितना खुशकिस्मत जी जी, मुझे पता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अभी हम बहुत अहम बात कर रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। अपनी खुशकिस्मती की तस्करी आप बाद में कर लीजिएगा। अच्छा शहीर, एक और अहम बात, अंकल के साथ साथ आपको वसी का भी एतमाद हासिल करना होगा। वसी मेरा बच्चा है, वो कभी मुझसे नाराज हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि वक्ती तौर पे मुझ पर थोड़ा गुस्सा हो, लेकिन उसके दिल में कभी भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं आ सकता। नहीं, वो अब समिया का शौहर है, आपकी राय कितनी अहम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समिया के खिलाफ होगी तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। वो उसी बात पे यकीन करेगा जो वो देखेगा और जो समिया उसे दिखाएगी। फिर ये सब तो बात की बातें हैं। अभी मुझे अब्बू को चेक वापस करने जाना है, मुझे वो चेक ला दो। जी। मैं तो आपको अपना मुजरिम समझ रही थी,
ये सोच कर बैठी थी कि आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आपने तो मेरे सारे ख्यालात को बदल दिया। मेरे गुस्से, नागवार सब पे जादू कर दिया। तो तुम क्या कह रहे हो? कब हुआ ये सब? सर अभी कुछ देर पहले की बात है। अब वो अकेले थे या वसी उनके साथ था? सर वसी सर उनके साथ ही थे रूम में। तुम मुझे ये बता सकते हो कौन से हॉस्पिटल गए हैं? सर ये तो नहीं मालूम, आप सर वसी को कॉल कर लीजिए। चाची मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। घर से कुछ मेडिकल फाइल्स लेकर आनी है अब्बू की, और फिर बैंक जाना। हाँ बेटा तुम जाओ, हम लोग यहाँ हैं ना, सब संभाल लेंगे। आप लोग यहाँ पर हैं ना? मुझे बस ज़रूरी काम करना है, वरना मैं अब्बू को छोड़कर नहीं जाता। हाँ हाँ बेटा मुझे मालूम है ये काम बहुत ज़रूरी है, कोई ज़रूरी काम है तो तुम जा रहे हो ना। और देखो वो फाइल भी लेते आना, क्या पता किस वक्त डॉक्टर वो फाइल मांग ले। आपको बहुत प्यार नहीं आ रहा मेरे मियाँ और उसके अब्बा पर? प्यार तो आएगा ही ना, क्योंकि भाई साहब का जीना अब बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? इसलिए कि अभी भाई साहब ने आकनामे पर सिग्नेचर नहीं किए, सब कुछ शहीर के नाम है। अगर भाई साहब ऊपर नहीं गए तो जो कुछ शहीर के नाम है हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब है अब ताया अब्बू की जिंदगी की और दुआएं करें हम, ताकि वो हमारे सर पे सवार होकर हमारी जिंदगियां बर्बाद करें। जिंदगियां तो उन्होंने हमारी बर्बाद कर दी जितनी बर्बाद करनी थी। अब तो वो देखना हमारी जिंदगी में कैसा सुकून लाएंगे मरकर। हमारी जिंदगी में उनके जाने के बाद सुकून ही सुकून हो। क्या? अंकल को कुछ नहीं होगा, आप हौसला करिए। और हाँ, वहां जाके सारी पुरानी बातों को भूल जाइएगा। अभी तो बस मुझे वहाँ पहुँचने की जल्दी है। मैं एक बार बस वहाँ पहुँच जाऊँ, जो कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा। हम वहां जाएंगे तो अंकल को हौसला होगा और वो आपको देखते ही ठीक हो जाएंगे। तुम बस दुआ करो और आंटी से कहो कि वो भी दुआ करें, ठीक है? चलो ओके। इनका बेटा कहाँ है? वो कुछ मेडिसिन और ज़रूरी फाइल लेने गया है। देखें इनकी हालत मुसलसल बिगड़ रही है और ये तसलसल से अपने बेटे को पुकार रहे हैं। आप ऐसा करें कि जल्दी से इनके बेटे को फ़ोन करें और उनको फ़ौरन यहाँ बुलाएं। हाँ हाँ समिया तुम जल्दी करो, वसी को फ़ोन करो, उससे बताओ कि भाई साहब की हालत ठीक नहीं है, फ़ोन करो उससे जल्दी। वो किसी शहीर का नाम ले रहे हैं। क्या शहीर इनका बेटा है? जी। इस हालत में भी शहीद ही को याद कर रहे हैं। बेटा जो ठहरा है इनका। शहीद? क्या हुआ? शहीद क्या हुआ? रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। हाय, इधर लाओ जल्दी, रायमा जल्दी से पानी लेकर आओ। आराम से बेटा। और लड़के, ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल गई जो बड़ा मुस्कुरा रहे हो? खबर पे नहीं, बेखबरी पे हंस रहा हूँ।
समिया अपने शौहर के साथ बैठी है, लेकिन फिर भी मुझे मैसेजेस की जा रही है। ये सब तो उसने भाई साहब की हुक्म की ताबेदारी में किया है। वो सबका प्यार अपने दिल में छुपा के रखती, वो दिखावा नहीं करती, ना चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को अपनी तरफ खींचती है।